तो क्लास 11 केमिस्ट्री में आज मैं सुनील सर अगवा एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज वीडियो नंबर 5 हम लोग शुरू करेंगे और जिसमें आपका एक चीज़ आता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। याद करो, मैं एक बार फिर बताऊं, विद्युत चुम्बकीय तरंग वह तरंग होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश हुआ, देखिए तरंग किसी माध्यम उत्पन्न हुआ विक्षेप होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। तो देखिए सन 1870 में जेम्स मैक्सवेल ने विकिरण की तरंग प्रकृति की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है: तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, वेग और तरंग संख्या। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत को किसने दिया था, याद भी हुआ। इसको देने वाले वैज्ञानिक नाम है जेम्स मैक्सवेल और इसने कहा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं: तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, वेग और तरंग संख्या। ये कुछ गुण होता है। तो ये अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। अभी तो हम लोग तरंग के बारे में पढ़ते हैं। जब कण के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगे चलेगा तो क्या आप कह सकते हैं? तो कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत के आधार पर तरंगों में उपस्थित व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। एक बार फिर आपको बता दूं, जब व्यतिकरण की बात करता है तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो माध्यम के सभी बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण। तो देखिए आप एक बार फिर कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत के आधार पर तरंगों में उपस्थित व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। लेकिन अगर बात कही जाए, परंतु इस सिद्धांत के द्वारा कुछ ऐसे भी प्रभाव होते हैं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देख रहे हैं ना, आप पढ़े भी होंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। जब आगे पढ़ेंगे भी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव गर्म वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती। अतः इससे स्पष्टीकरण के लिए यह माना जाता है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति कणीय भी होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, आराम से एक बार समझिए। हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश विकिरण होता है वह कण के रूप में और तरंग के रूप में, दोनों के रूप में चलता है। ध्यान देते रहना, जब प्रकाश कण के रूप में चलेगा, याद करो, जब प्रकाश तरंग के रूप में चलेगा, चलो इसके पीछे हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग प्रकाश के विवर्तन और प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव और गर्म वस्तुओं से जो निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, चाहे जो किरणें निकलती है, उसकी व्याख्या हम लोग प्रकाश के जो तरंग गुण होते हैं, जो प्रकाश का तरंग गुण होता है उससे नहीं कर सकते हैं। हम लोग कण के गुण के आधार पर ही कर सकते हैं। ये बातें पूछी जाती है आपकी। तो आपने देखा कि जो प्रकाश विकिरण होता है उसमें तरंग और जो आपका कण होता है, दोनों का गुण जो होता है पाया जाता है। ये चीज़ आपसे पूछेगा तो इसको बता सकते हैं कि इसमें जो प्रकाश होता है उसमें कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं से एक और चीज़ आपके पास आता है जिसका नाम होता है, देखिए थोड़ा सा नीचे है, विकिरण। ये आज आपको पढ़ना है, कृषि का विकिरण। क्या आपने कभी सुना है इसका नाम? आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कृषि का विकिरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग कुछ बातों की चर्चा भी करेंगे। तो आइए चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रहा है कि ये होता क्या है। देखिए, यह कृषि का जो प्रत्येक प्रकाश के विकिरण को पूर्णतः उत्सर्जन तथा अवशोषण करती है उसे आदर्श कृषिका कहते हैं, तथा इस कृषिका से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कृषिका विकिरण कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर नया चीज़ मिल रहा है, उत्सर्जन। जब किसी वस्तु से प्रकाश बाहर निकलता है
तो उसको उत्सर्जन कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब किसी वस्तु से प्रकाश बाहर निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और अवशोषण होता है कि जब कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उत्सर्जन अवशोषण की बात हो गई, और हमने क्या देखा कि उत्सर्जन अवशोषण में हम लोगों ने ये देखा कि जो आदर्श क्रिस्पीड होता है वह वस्तुओं को अवशोषित और अवशोषण दोनों करता है, उत्सर्जन भी करता है, अवशोषण भी करता है। ये बात आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक और आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, और कई बार पूछा भी जाता है बच्चों कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत याद करते हैं आज कि आखिर जो प्लांक क्वांटम सिद्धांत होता है वह क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, प्लांक ने सन 1901 में एक सिद्धांत दिया जिसे प्लांक क्वांटम सिद्धांत या विकिरण या क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण जो निम्नलिखित हैं, यानी जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, इसको क्वांटम नामक प्लांक क्वांटम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तनी आते हैं इसके, देखिए कुछ बातें क्या आती, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन असतत रूप से या ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। इसे ऊर्जा के पैकेटों को क्वांटम या क्वांटम कहते हैं। तो एक चीज़ तो आपने देखा कि किसी वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत होता है, और ये ऊर्जा ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्वांटम या क्वांटा कहा जाता है। तो बता सकते हैं कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। इसकी दूसरी आप सिद्धांत भी बता सकते हैं, जो आप इस समय प्लांक के क्वांटम पढ़ रहे हैं। कह सकते हैं विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि विकिरण की ऊर्जा ई हो तब विकिरण की आवृत्ति न्यू से डिनोट करते हैं। तो यू समानुपाती न्यू, यानी ई समानुपाती न्यू, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यच आपका प्लांक नियतांक आया। तो देख रहे हैं ई बराबर यच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई बराबर यच न्यू आ जाएगा। ज़रा देखिए, आपका न्यू वैसे ही रखते हैं, यच नीचे लेकर आते हैं, इसको तो आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, सही रहेगा। और आपने क्या पढ़ा नहीं है, आपने ये भी तो पढ़ा है, लेमडा बराबर या म्यू बराबर सी बटा लेमडा, और ई वैसे ही रखिए। आप जहाँ आप न्यू देख रहे हैं उसके जब रखें तो एच सी बटा लेमडा, ई बराबर एच सी। और कैसे आया भैया, ज़रा देखिए, आपको समझाते हैं। ई जैसे है वैसे ही रखिए, एच जैसे है वैसे ही रखिए, ई हमने वैसे ही रखा, एच जैसे है वैसे ही रखा, और न्यू की जगह पर सी बटा लेमडा, तो सी बटा मैंने लेमडा रख दिया तैयार। अब इसमें क्या है ना, देखिए, जहाँ एच एक स्थिरांक है जिसको प्लांक नियतांक कहते हैं। देखिए लिखा है जिसे प्लांक से स्थिरांक कहते हैं, और इसका मान, जो प्लांक स्थिरांक है, इसका जो मान होता है 6.626×10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। याद करो बाबू। और क्या होता है देखिए, और जो एच होता है और जो ई होता है ये ऊर्जा होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये आपका ऊर्जा होता है, इसका मात्रक जूल होता है। सी आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। जो आप सी देख रहे हैं, सी निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, और जिसका मान 3×10⁸ होता है, 3×10⁸ होता है। और लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। लेमडा क्या होगा, तरंग दैर्घ्य। जहाँ न्यू होता है, न्यू को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो जो न्यू होता है उससे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। अच्छा, कुछ और इसमें छोटा सा एक बात है, कहता है कि अवगाद्रो संख्या Na और N0 के बराबर क्वांटम की कुछ ऊर्जा आइंस्टीन ऊर्जा कहलाती है, और आइंस्टीन ऊर्जा ई बराबर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर N0 और hc बटा लेमडा लिख सकते हैं आप, hc बटा लेमडा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अगर चाहते हैं बताने के लिए तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद से
खूब अच्छा ज्ञान प्राप्त के लिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।